नमस्कार, संबोध डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट। तो देखिए, आज जो अपनी यूनिट है वो रहेगी संक्रमण धातुओं के अंदर अपन पढ़ेंगे धातु और लिगेंड बंधन। तो देखिए, टॉपिक का नाम रहेगा अपना संक्रमण धातु संकुलों में धातु एवं लिगेंड बंधन। ठीक है, तो अपन को क्या पढ़ना है इसमें? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पढ़नी है। किसके अंदर? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, देखिए बात करें अगर इस टॉपिक की, तो अपन ने कहा ये टॉपिक स्टार्ट होता है पिछली क्लासों से। पिछली क्लासों के अंदर अपन क्या पढ़ते थे? वीबीटी पढ़ते थे, यानी संक्रमण धातुएं जो होती हैं इनकी अगर अपन बात करें, संक्रमण धातुओं का मतलब क्या है? तो अपन ने कहा संक्रमण धातुओं का मतलब है डी ब्लॉक से रिलेटेड मेटल्स हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें सारे के सारे पहले तो धातु होते हैं, और इन धातुओं को अपन क्या कहते हैं? संक्रमण धातुएं कहते हैं। संक्रमण धातुएं जो होती हैं ये कौन से बंध बनाती हैं? तो अपन ने कहा जनरली ये बनाती हैं उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको समझाने के लिए क्या था? वर्नर, और वर्नर ने सिद्धांत दिया था कौन सा? संयोजकता बंध सिद्धांत। तो देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो यह था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो, इसकी बात अपन पिछली क्लासों में कर चुके होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वीबीटी की कमियों से। लेकिन वीबीटी की कमियां पढ़ाने से पहले अपन को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि वीबीटी एक्चुअल में थी क्या। तो देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले वीबीटी की। देखो, वीबीटी जो है इसकी अगर अपन बात करें तो अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि संक्रमण धातुएं उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करती हैं। उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करती हैं, जिसे समझाने के लिए वर्नर ने संयोजकता बंध सिद्धांत, या जिसे अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? वीबीटी दिया। क्या था इसकी कुछ खास बातें? देखिए, इसके अनुसार पहली चीज देखो, सबसे फर्स्ट क्या कहेंगे कि कोई भी धातु है वो कितने उपसह संयोजक बंध बनाती है? तो अपन ने कहा जितने उसके पास क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक। तो देखो, पहली पॉइंट क्या कहता है? किसी भी धातु को बोला जाता है यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु। किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितनी संख्या में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, होते हैं, यह लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर उतनी ही
संख्या में उपसय संयोजक बंधों का निर्माण करती है। उपसय संयोजक बंधों का निर्माण करती है। यानी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ये डिपेंड करता है कि धातु के पास में खाली डी कक्षक कितने हैं। दूसरा देखो, सेकंड अपन क्या कहेंगे कि अपन ने कहा धातु के पास होते हैं खाली कक्षक, लिगेंड के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो क्या कहेंगे, सेकंड, इन संकुलों में धातु आयन सदैव इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा लिगेंड सदैव इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। अर्थात यहाँ धातु सदैव लुईस अम्ल की भांति, जबकि लिगेंड सदैव लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपन लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में कि जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अब यहाँ पे संकरित कक्षक बनेंगे, तो अपन ने कहा संकरित कक्षक क्या होते हैं, तो अपन ने कहा यहाँ पर जितने भी कक्षक जो हैं वो संकरण में भाग ले रहे हैं वो आपस में अतिव्यापन करके नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, संकरित कक्षक। और ये जो नए कक्षक बनते हैं अगर इनमें दिशात्मक लक्षण क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो यहाँ बंध की प्रकृति भी कैसी होती है, प्रबल। तो क्या कहेंगे, अतिव्यापन द्वारा बनने वाले नए संकरित कक्षकों में जितने अधिक दिशात्मक लक्षण होते हैं बंध भी उतने ही प्रबल होते हैं। अब देखो दिशात्मक लक्षणों का कैसे पता चलता है, तो देखिए अगर अपन बात करें दिशात्मक लक्षणों की तो सबसे कम किस में पाए जाते हैं, एस कक्षक में, क्योंकि गोलाकार होते हैं, किधर से भी काट सकते हैं। फिर किस में होते हैं, पी में, फिर किस में होते हैं, डी में। तो जैसे जैसे ये पी और डी कक्षक बढ़ते जाएंगे बंध की प्रकृति वैसे वैसे क्या होती जाएगी, प्रबल होती जाएगी। अब देखिए
जनरली इनके अंदर अगर बात करें उपसय संयोजक में, तो कौन से कक्षक काम आते हैं? डी कक्षक। और ये डी कक्षक होते हैं, ये कौन से डी कक्षक काम में ले रहे हैं, इसके आधार पर संकुल भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्या कहेंगे कि संकुल में, संकुल या संकुलों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले धातु के डी कक्षकों के आधार पर संकुल 2 प्रकार के होते हैं। संकुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहला इसे बोला जाता है फर्स्ट निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। देखो जी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनकी अगर बात करें तो क्या कहेंगे? जब संकुलों के निर्माण में, जब संकुल निर्माण के समय धातु के अंदर वाले, या ऐसे लिखे n-1 डी कक्षक, n-1 डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं, तो बनने वाले संकुल निम्न चक्रण संकुल कहलाते हैं। निम्न चक्रण संकुल कहलाते हैं और इनका स्थायित्व अधिक होता है तथा इनका स्थायित्व अधिक होता है। इनका स्थायित्व अधिक होता है। तो कोई भी धातु और लिगेंड जब बंध बनाते हैं तो वो हमेशा कौन से संकुलों का निर्माण बनाते हैं? निम्न चक्रण का, लो स्पिन का बनाना चाहते हैं। दूसरा देखिए जी, सेकंड, ये क्या होते हैं? उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये कब बनते हैं? जब धातु के बाहर वाले डी कक्षक काम में आते हैं। तो क्या कहेंगे? इनमें धातु के एन डी कक्षकों को प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? उच्च चक्रण संकुल। इनका स्थायित्व कम होता है। इनका स्थायित्व कम होता है। ठीक है, तो देखिए n-1 डी या फिर एन डी कक्षक क्या होते हैं, या अपन ऐसे बात करना चाहें इनकी कि यहाँ पर अंदर वाले डी या बाहर वाले डी कक्षक किनको कहते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। देखिए जी, कोई भी एक धातु ले ली, जैसे मैंने Fe, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन इसका। तो अपन ने कहा कितने पे आता है? 26 पे। तो कैसे लिखने हैं? आर्गन 18, फिर क्या लिखते हैं? 3d6 4s2, ऐसे लिखते हैं। लेकिन देखो 4 में कौन स्टार्ट हो जाता है? S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है। तो वैसे अगर लिखना चाहिए तो पूरा लिखना चाहिए अपन को कि 4p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, 4d में भी कितने हैं? 0,
और 4f में भी कितने हैं 0, लेकिन इनमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपन इनको लिखते नहीं हैं। अब देखो अगर अपन इनमें बात करें सबसे बाहर वाले कोष की, ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर कितना है सबसे बाहर 4 है, यानी ये क्या हो गया इसका संयोजकता कोष। इस संयोजकता कोष को अपन क्या लिखते हैं n, तो इसको क्या लिखेंगे NS2, ये क्या हो गया NP0, ये क्या हो गया ND0, ये NF0 हो गया सबसे बाहर वाला कोष। अब इसके अंदर कौन सा है ये, तो बनेगा 3D है। अब देखो 3D जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मुख्य क्वांटम संख्या को अपन ने n मान लिया तो इसको लिखते समय क्या लिखेंगे n-1d6। तो देखो अगर इसमें मुख्य क्वांटम या कहें 2 d कक्षक हैं, एक धातु में अंदर की तरफ है, एक क्या है बाहर की तरफ है, ठीक है, कैसे, तो इनको ऐसे बनाते हैं अपन ने कहा ये क्या बनाए 3D कक्षक, इसके बाहर कौन है 4s, इसके बाहर कौन पड़े हैं 4p, इसके बाहर कौन पड़े हैं 4d, इसके बाहर कौन पड़े हैं, तो अपन ने कहा 4f कक्षक। अब देखो धातु अगर ये बाहर वाले डी कक्षकों को काम में लेती है तब तो कौन से संकुल बनते हैं उच्च चक्रण संकुल, और अंदर वाले डी कक्षकों को काम में लेती है तो क्या बनते हैं निम्न चक्रण संकुल। अब अपन ने कहा था निम्न चक्रण संकुल है वो क्या होते हैं ज्यादा स्थायी होते हैं, कारण क्या है, अपन ने कहा जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जाते हैं मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर बढ़ने से नाभिक से दूरी क्या हो रही है बढ़ रही है, और नाभिक से दूरी जब बढ़ती जाती है तो अपन ने कहा ऊर्जा का मान क्या हो जाता है ज्यादा, और ऊर्जा का मान जहां ज्यादा हो जाता है केमिस्ट्री में उनका स्थायित्व हमेशा क्या हो जाता है कम। तो क्या कहेंगे हमेशा धातु कोशिश करती है कि कम से कम ऊर्जा वाले कक्षकों को काम में ले ताकि इनका स्थायित्व जो है वो क्या रहे ज्यादा से ज्यादा रहे, ठीक है। ये मोटा मोटा किसने बताया था वर्नर ने, किससे रिलेटेड वीबीटी से संबंधित, ठीक है। तो ये जो था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब अपने यहाँ पर टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं कि ये जो वीबीटी सिद्धांत दिया था इस सिद्धांत में बहुत सारी क्या थी कमियां थी, और वही अपना टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है वीबीटी की कमियां। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए टॉपिक रहेगा अपना वीबीटी की कमियां, वीबीटी की कमियां। तो देखो वीबीटी ने क्या किया था कि संकुलों के अंदर ज्यामिति वगैरह को समझा दिया था और इसके बहुत सारे गुणों की व्याख्या भी कर दी थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या रह गई थी बहुत सारी कमियां रह गई थी जिनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहला देखिए, सबसे पहले बात करें तो क्या कहेंगे, पहली कमी देखो संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन संकुलों का निर्माण करती हैं, रंगीन संकुलों का निर्माण करती हैं, परंतु वीबीटी द्वारा इसे नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। अपन समझा सकते हैं कैसे, देखिए अपन ने क्या कहा कोई भी संकुल अगर कैसा है रंगीन है तो उसका कारण क्या होता है, तो अपन ने कहा कारण होता है उसका विबग्योर। तो देखिए कोई भी संकुल जब दृश्य प्रकाश से किसी विशेष रंग का अवशोषण करता है, विशेष रंग तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड है, रंग का अवशोषण करता है, अवशोषण कर लेता है तो
सदैव उसका, तो सदैव उसका पूरक रंग दिखाई देता है, पूरक रंग दिखाई देता है। यानी कोई भी संकुल अगर है वो कैसा है, किसी भी रंग का अवशोषण नहीं कर रहा, तब वो कैसा दिखाई देता है, सफेद। दृश्य क्षेत्र, अपन ने कहा दृश्य प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7। कौन कौन से हैं, तो अपन ने कहा ये विबग्योर है, ठीक है। अब देखो अगर सभी का अवशोषण कर लिया तो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। किसी का भी अवशोषण नहीं किया तो कैसा दिखाई देता है, व्हाइट। लेकिन अब एक विशेष रंग का क्या कर लेगा, अवशोषण, तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो अपन को किस तरह से याद रखने हैं, देखिए अपन इनको याद रखेंगे इस तरह से। क्या करेंगे, इस तरह से ये डायग्राम अपन बना लेंगे और इनको लिख देंगे यहाँ पर विबग्योर, ठीक है। देखिए जी, कोई भी संकुल अगर क्या करेगा, ग्रीन कलर का अवशोषण करेगा तो दिखाई कैसा देगा उसका पूरक, रेड। रेड का अवशोषण करेगा तो कैसा दिखाई देगा, ग्रीन। यानी कोई भी वस्तु अपन को लाल दिखाई देती है, जैसे टमाटर, तो वो कौन से रंग का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश का, तो उसका पूरक रंग अपन को कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। या हरा दिखाई दे रहा है, जैसे हरी मिर्ची हो गई, तो वो कौन से रंग का अवशोषण करती है, लाल का। ऐसे ही ऑरेंज कलर का अवशोषण होगा तो दिखाई कैसा देगा, ब्लू। ब्लू का अवशोषण होगा तो ऑरेंज। वॉयलेट कलर दिखाई देगा तो किसका अवशोषण हो रहा है, येलो का। येलो दिखाई दे रहा है तो विबग्योर का। अब इनके बीच का अगर अवशोषित कर रहा है तो दिखाई भी इनके बीच का देगा, ठीक है। तो वीबीटी जो था वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई कि संकुल है वो रंगीन दिखाई क्यों देते हैं। अपन इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं क्योंकि अपने टॉपिक में आगे अपन पढ़ेंगे सीएफटी और एलएफटी, उनके द्वारा अपन इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन वीबीटी जो थी वो इसका एक्सप्लेनेशन देने में क्या रह गई थी, असफल रह गई थी, ठीक है। दूसरी कमी देखो जी, सेकंड, तो अपन ने कहा दूसरी कमी क्या थी, देखो वीबीटी के द्वारा निम्न चक्रण संकुल तथा उच्च चक्रण संकुल के निर्माण की व्याख्या नहीं की जा सकती। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कब कोई धातु निम्न चक्रण संकुल बनाती है और कब कोई धातु उच्च चक्रण संकुल बनाएगी, इसकी जो व्याख्या है वो वीबीटी के द्वारा नहीं की जा सकती है। ये तो बता देती है कि निम्न बनेगा या उच्च बनेगा, लेकिन बनेगा कब, वो कंडीशन अप्लाई नहीं की जा सकती। थर्ड कमी देखिए, क्या लिख सकते हैं अपन, तीसरी, कि वीबीटी के द्वारा संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय गुणों की अगर बात करें तो दो संकुल दे दिए और अपन से पूछ लिया कि कौन सा अधिक अनुचुंबकीय है, कौन सा कम अनुचुंबकीय है, तो इसकी व्याख्या वीबीटी है वो नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कमी देखिए फोर्थ, तो देखिए फोर्थ कमी क्या पढ़ेंगे अपन। फोर्थ कमी ये थी कि वीबीटी के द्वारा संकुलों की विकृत ज्यामिति
विकृत ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती। विकृत ज्यामिति की व्याख्या का मतलब क्या है? देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे एक एग्जाम्पल लिखूं मैं कि कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको, कॉपर H2O6 प्लस, ठीक है, ये संकुल बनाना है। देखिए कितने लिगेंड जुड़े हुए यहाँ पे 6, यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। समन्वय संख्या जब 6 होती है तो यहाँ पर ज्यामिति कौन सी बनती है? अष्टफलकीय। तो अपन इसकी ज्यामिति बनाएं तो इस तरह से बनाते हैं। देखिए कॉपर कितने उपसय संयोजक बंध बनाएगा? 6 बंध बनाएगा। लेकिन इन 6 में से 4 जो H2O हैं वो यहाँ जुड़ते हैं, वर्गाकार समतलीय आकृति बनती है। सबसे पहले इनकी लंबाई जो होती है बंध की, धातु और लिगेंड की, ये क्या होती है? कम। जबकि 2 H2O जो जुड़ते हैं वो किस पे जुड़ते हैं? ये एक्सियल है, ये कौन सी पोजीशन है? इक्विटोरियल, यानी अक्षीय और निरक्षीय, ठीक है। यानी ये जो अष्टफलक की आकृति है इस प्रकार से होती है। और इस वाले संकुल में लिगेंड सारे क्या है? एक जैसे हैं, लेकिन सभी लिगेंडों की जो बंध लंबाई है धातु के साथ में वो समान प्रकार की नहीं है। लेकिन वीबीटी जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती, और ये जो आकृति है अपन इसको बना सकते हैं विकृत ज्यामितियों की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो सिंपल है कि वीबीटी द्वारा किसी भी संकुल जो है उसके अंदर विकृत ज्यामिति है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? तो देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या है कि वीबीटी के द्वारा संकुलों के अपचायक गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल से समझेंगे अपन इसको। मैंने 2 कॉम्प्लेक्स दिए आपको, जैसे एक अपन ने कहा कोबाल्ट, ठीक है, और एक अपन ने दे दिया किसका? कॉपर का। तो देखो एक मैंने लिखा कोबाल्ट H2O, एक सेकंड, कॉपर H2O6 +2, और एक मैंने लिख दिया कोबाल्ट NH3 +2। देखो दोनों संकुलों की अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉपर कितने नंबर पे आता है? 29 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D10 4s1। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2। तो अपन ने यहाँ से निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए? 3D9 4s0 4p0 4d0, यही बचेगा। देखो जी बनाते हैं इसको, कॉपर +2 क्या बनाएंगे? पहले डी कक्षक ये बनाइए, इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर क्या पड़ा है? ये 4s, फिर क्या है? 4p, फिर कौन से हैं? 4d कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पर खाली कक्षकों को काम मिलेगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3d2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें यहाँ तो कितना है? 1 है। इधर बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d7 4s2। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में। क्या बच गया? 3d7। वापस से वही 4s0 4p0 4d0। अब बनाते हैं इसको कोबाल्ट +2 को। तो देखिए डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाहर कौन पड़ा है? 4s, फिर क्या है? 4p,
उसके बाहर कौन है 4d। लेकिन देखिए अब ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिनको यहाँ लिगेंड जो है वो क्या करेगा, निम्न चक्रण संकुल बनाने के चक्कर में इलेक्ट्रॉनों को खाली कराएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन को तो भेज देगा कहाँ पे, यहाँ पे, देखिए इसको भेजेगा यहाँ पर, और इस एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा, इस 4d के अंदर। तो जैसे ये इसको भेजेगा यहाँ पर, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये d कक्षक थे 1 2 3 4, इसको यहाँ भर दिया, 2d क्या करा लिया इसने, खाली। 4s पहले से खाली था, 4p, और ये एक इलेक्ट्रॉन किस में भर दिया इसने, इसे d में। अगर यहाँ पर संकरण की बात करें तो संकरण हो जाएगा D2sp3। पूरे चैप्टर में आगे की क्लासों में अपन बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे इसका कि कब संकरण D2sp3 होगा, कब sp3d2 होगा। यहाँ पर भी अगर बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो देखिए दो संकुल हैं, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि उपरोक्त दोनों संकुलों में, उपरोक्त दोनों संकुलों में कॉपर +2 कॉपर सेकंड तथा कोबाल्ट सेकंड के पास समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, परंतु फिर भी इन दोनों संकुलों के गुण के अपचायक गुण समान नहीं है। वीबीटी इसे नहीं समझा सकी। यानी ये भी क्या थी, वीबीटी की एक कमी थी। ठीक है, ये कभी कौन सा पॉइंट चल रहा है अपना, 5th पॉइंट ही चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तो बनेगा 5वां पॉइंट जो था अपना ये था कि वीबीटी जो है वो संकुलों के अंदर किसकी व्याख्या नहीं कर सकती, अपचायक गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना पॉइंट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमी की। नेक्स्ट कमी देखिए क्या है, 6ठा नंबर पॉइंट। देखो जी क्या कह सकते हैं कि अगर अपन बात करें संकुलों के चुंबकीय गुण धर्मों की, तो संकुल होते हैं 2 प्रकार के। एक कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय, एक कौन से होते हैं, प्रतिचुंबकीय। लेकिन वीबीटी द्वारा इन संकुलों का निर्माण भी नहीं समझाया जा सकता। तो देखो क्या पढ़ेंगे अपन, वीबीटी द्वारा संकुलों के अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यानी वीबीटी यहां पर भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अगर मैं इस पॉइंट को भी आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूं तो देखिए कैसे समझेंगे। देखो जी 2 संकुल लेते हैं अपन ने कहा एक कॉम्प्लेक्स ले लिया कोबाल्ट F6-3, एक अपन ने ले लिया सेम धातु कोबाल्ट, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 6+3। ठीक है, देखिए बात करते हैं यहाँ पर अपन ने कहा इनकी। तो देखो संकुल में सबसे पहले क्या दे रखा है, कोबाल्ट। फ्लोराइड पे चार्ज कितना होता है, -1। कितने हैं, -6। देखिए कईयों को
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती तो कैसे निकालते हैं, जिसकी निकालनी है उसकी अक्स, इसकी कितनी है -1, कितने हैं 6, बराबर संकुल पे कितना है -3, ये इधर जाके कितना हो जाएगा +3, अक्स बराबर कितनी आ जाएगी 3। यानी कोबाल्ट जो है यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3 में। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d7 4s2। अब कौन सा निकालना है अपन को, तो अपन ने कहा कोबाल्ट +3 का। तो देखो कोबाल्ट +3 का ये गए, एक इसमें से गया तो कितना बचेगा 3d6। कैसे बनाते हैं अपन ने कहा डी कक्षकों को 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए, अयुग्मित का मतलब जो अकेले हैं, युग्मित का मतलब तो जोड़े में है। अयुग्मित कितने बचे यहाँ पर, तो अपन ने कहा यहाँ पर n बराबर कितने हैं 4। एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी चुंबकीय प्रकृति जो दी जाती है वो क्या होती है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब इस संकुल को अपन जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के अपनी ओर क्या करता है आकर्षित करता है। उधर देखिए इसकी बात करते हैं अपन, तो अपन ने कहा यहाँ पर देखो सेम धातु थी कोबाल्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d7 4s2। बात करें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसकी कितनी होती है 0, सिंपल आ गया +3, कितना बचा 3d6, वापस से वही बनाया। डी कक्षक कितने होते हैं 5, इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अब देखो यहाँ लिगेंड कैसा था दुर्बल, यहाँ लिगेंड कैसा है परबल। अब ये परबल और दुर्बल कौन है, ये CFT समझाती है। अभी के लिए आपको मैं बता देती हूँ ये परबल लिगेंड है। परबल लिगेंड क्या करता है, निम्न चक्रण संकुल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की क्या करा देता है युग्मन करा देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराएगा तो 6 जो इलेक्ट्रॉन थे इनको 5 डी कक्षकों में कैसे भर देगा 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े बना दिए। अब बताओ यहाँ पर बात करें अगर अपन किन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, तो एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है क्या जो पेयर के रूप में नहीं है, तो अपन ने कहा नहीं सारे के सारे पेयर बना दिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 0। जब भी किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, उसकी चुंबकीय जो प्रकृति होती है वो क्या आती है प्रतिचुंबकीय। यानी इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या करते हैं चुंबकीय क्षेत्र से या चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो दो संकुल हैं, दोनों में धातु क्या है समान, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है समान, लेकिन फिर भी इनके चुंबकीय गुण क्या है अलग अलग है। लेकिन वीबीटी जो है वो इसकी व्याख्या नहीं कर सकती है। तो ये था आज की क्लास के अंदर कुछ टॉपिक्स। वीबीटी की कमी अभी पूरी नहीं हुई है, ये अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए कमियों में क्या क्या पड़ा, पहला कि यहाँ पर संकुल जो है वो रंगीन संकुलों का निर्माण करते हैं या रंगीन, जब इनको पानी में घोला जाता है तो इनके विलयन कैसे हो जाते हैं रंगीन, इसकी व्याख्या जो है वो वीबीटी द्वारा नहीं की जा सकती। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने कि वीबीटी जो है उसके द्वारा क्या नहीं बताया जा सकता अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुणों को नहीं बताया जा सकता। इसके अलावा बात करें वीबीटी किसकी व्याख्या नहीं कर सकती अपचय गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती। इसके अलावा वीबीटी जो है वो विकृत ज्यामिति की व्याख्या नहीं कर सकती। इसके अलावा चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती, अभी बताया अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कब होंगे ये नहीं बता सकती। इसके अलावा कब निम्न चक्रण संकुल बनेंगे कब उच्च चक्रण संकुल बनेंगे इनकी व्याख्या जो है वो भी वीबीटी नहीं कर सकती है। तो ये थी वीबीटी की कुछ कमियां, पूरी नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंटिन्यू इसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।